आदरणीय उपस्थित लोग और आज के जिस विचार के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं उसमें मुख्य जिस प्रकार से आज सदन के कार्यवाही के समय में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में जो हमारे देश के संसद लोग और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ये सारे डिस्कस के जो एक व्यवस्था के बारे में सोचा जाए भारत के, तो वास्तविक में कभी भी सत्ताधारी पार्टी ये नहीं सोचती है कि वास्तविक में कभी हम भी विपक्ष के रोल करते थे। आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अपने मंतव्य को और विचारधारा को विपक्ष का इस तरह से कमेंट किए कि जो विपक्ष में बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, जो अपना विचार रखते हैं, उनकी कोई महत्व नहीं होती है। वो अपना भकास निकालने के लिए बोलते हैं, अपने गोसा निकालने के लिए बोलते हैं। हम आज जो भी सत्ताधारी में बैठे हुए पार्टी है, अगर उसका इतिहास देखिए तो सबसे ज़्यादा विपक्ष में बैठने का एक्सपीरियंस है। आज जो भी उन्होंने 20 साल तक विपक्ष में बैठकर सरकार के जो विपक्ष के रोल निभा रहे थे, उस सारे विपक्ष के जो बातें थी वो कुछ नहीं था, नथिंग था। जो अपना गुस्सा और बकास निकालने के लिए बोलते थे, आज उस विषय को वाजपेयी जी से पूछिए, सुषमा स्वराज जी से पूछिए, जो कि लगातार कितने साल तक संसद में विपक्ष के रोल में बैठने का काम किया। विपक्ष कोई क्या अस्तित्व नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जिस पार्टी के पास सरकार चलाने वाले पार्टी के पास विपक्ष ना हो तो सरकार चलाने वाला व्यक्ति भी नथिंग है, कुछ काम के नहीं है। इसलिए विपक्ष में बैठने वाले व्यक्ति जो भी बोले उसको एक समान के रूप में, एक विचारधारा के रूप में, अपने को एक सुझाव के रूप में उसे स्वीकार करना चाहिए। तभी ये लोकतंत्र का एक खूबसूरती है, सुंदरता है और एक व्यवस्था है, और जिससे कि हमारे भारत देश उसी पवित्र के नाम से पूरे विश्व में एक मान सम्मान के रूप में देखा जाता है। सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व का भारत में है। उस मंदिर से इस तरह से पक्ष और विपक्ष की वातावरण को उजागर किया जाए तो उचित विषय नहीं है। आप विपक्ष में बैठे हुए व्यक्ति, संसद में बैठे हुए व्यक्ति भी एक व्यक्ति जो होता है वो कहीं के न कहीं के जनता के प्रतिनिधि होता है। ऐसा नहीं है कि आम व्यक्ति वहाँ जाके आपके खिलाफ बोलने लगेगा। वो भी एक वास्तविक में भारत के संविधान के द्वारा उस पवित्र मंदिर में बैठने की जगह मिलता है, तभी वहाँ पहुँच पाता है।
उसकी बात को आप इस तरह से हल्का में लेके और उसको कमेंट करना कहीं से भी एक प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति की शोभा नहीं देता है। आज कोई भी चीज को ले लीजिए, ऐसे लगता है कि सरकार जो कर दिया वो ईश्वर के लिखा हुआ वस्तु है, ईश्वर से प्रमाण आया है, जिसे कि हम जनता उस पे कोई डिस्कस नहीं कर सकते, उसकी पे कमी नहीं निकाल सकते और ना वो कमी हो सकता है। इस तरह के सरकार के नीति को अपनाना वास्तविक में जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री की विचारधारा है उसमें तो कहीं नहीं शोभा देता। जिस तरह से बीजेपी पे पूरा देश एक बहुमूल्य सरकार और बहुमत के सरकार बनाकर जो उम्मीद अपने आप में उजागर किया है, उस व्यवस्था से इस तरह की वातावरण सुनना पसंद नहीं करेगी जनता। आप सबका विचार को सुनिए और सभी के विचार को आदर के रूप में उसे स्वीकार कीजिए। आप ऐसा कभी मत सोचिए कि जो हमने कह दिया उस सभी के भलाई के रूप में है। आज बहुत छोटी सी चीज़ आप देख लीजिए, किसान बिल के बारे में आज लोग इतनी कष्ट के सह करके भी इस आंदोलन को आज तक बड़ी शक्तिशाली के आधार पे और डिसिप्लिन के आधार पे इसे किसान भाई चला रहे हैं। अब इसकी गणना सरकार इस तरह से करती है कि एक लिमिटेड पॉपुलेशन को आंदोलन को कैलकुलेट करती है कि इतने किसान क्यों इस आंदोलन में आए हैं और ये पूरे भारत में आंदोलन क्यों नहीं चल रहा है, ये सारे किसान क्यों खुश हैं, यही क्यों 3-4 राज्य के किसान नाराज हैं। मेरे दोस्त और राजनेता और पॉलिटिशियन लोग आपकी बड़े बड़े व्यवस्था वोट के रूप में निर्वाचन आयोग से लेके और पूरे जो भी सरकारी संसाधन है वो इलेक्शन में उतार देती है। आप परसेंटेज को जोड़िए तो कभी भी भारत के वोट जो है 60% से लेके और 50% के बीच में ही परसेंटेज वोट पड़ता है। आप इस चीज़ को कभी गणना करते हो कि एक कंस्टिट्यूएंसी में 60% वोट पड़ा और जीतने वाला उम्मीदवार मात्र 10,000 वोट से जीता और उसमें 20-25 कैंडिडेट खड़ा है, सबको वोट मिला और उस जनसंख्या के आधार पे आपका परसेंटेज निकाला जाए तो आपको केवल मात्र 10-15% के वोट पूरी पॉपुलेशन पे आपके कैलकुलेशन वोट पड़ता है जो विजय होता है। तो आप इस चीज़ पे आप संसद के रूप में बन जाते हैं। उस समय आप इस चीज़ को गणना क्यों नहीं करते हैं कि इस लोकतंत्र में कितने व्यक्ति हमारे साथ हैं
जिससे कि हमें संसद बनने की मौका मिला। वहाँ पे आप ये किसान भाई वाला व्यवस्था को क्यों नहीं उजागर करते हैं? वहाँ पे तो कोई नहीं है कि ठीक है 2 और 1 हो गया, चाहे 10 शामिल हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है। हमें 1 वोट हारने वाला के मिला और 2 वोट जीतने वाला के मिला, तो वो जीत हो गई। यही कैलकुलेशन आप किसान भाई के आंदोलन में लगाइए और आप आंदोलन को किस भावना से संसद में प्रयोग कर रहे हैं, इसे भी आपको सोचना चाहिए। आप अपने जीवन काल को देखिए, क्या आप प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं तो क्या आप खेती गृहस्थी के माध्यम से इस पद पर आए हैं या किसी आंदोलन पार्टी के संपर्क से होते होते यहाँ पहुँचे हैं? आज खास करके बीजेपी के गवर्नमेंट में के इतिहास देखिए तो बहुत ऐसे नेता हैं जो कि वास्तविक में आरएसएस से के एक आंदोलन पार्टी है, उसके माध्यम से ही यहाँ पे आते हैं। आंदोलन करना बुरा बात थोड़ी है। बिना आंदोलन के और बिना मूवमेंट के और कोई विचारधारा के और बिना आम सभा के और बिना बातचीत के, एक दूसरे से मिलाप से, एक दूसरे के संपर्क से, एक दूसरे की बातचीत से, एक दूसरे के मिलान जुलान से ही देश चलता है, दुनिया चलता है और आदमी चलता है। ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि आपका सरकार आज हो गई तो सारे आंदोलन बंद हो जाए। विपक्ष में ना कोई बैठे, ना कोई आपके सरकार पे कोई कमियां गिनाए। जो भी आप कह रहे हैं उस पे सारे पार्टियां, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी आपके अलावा हो, वो मुहर मार दे तो बहुत ही अच्छा है, सारे जनता खुश हैं। इस तरह की वातावरण जब आप विपक्ष में बैठे थे तो क्यों नहीं सुन रहे थे? यही राजीव गांधी 2000 में कंप्यूटर लाने की जब भारत में बात किए तो वही आप लोगों ने स्वदेशी के नारा अपना के और बेरोजगारी के नारा लगा के कितनी आंदोलन रोड पर किए थे, वो कोई वंचित नहीं है। मनमोहन सिंह के सरकार में कोई भी अच्छे बिल पास नहीं होने दिए आप लोग, इसलिए कि विपक्ष ताकतवर थी और ये गठबंधन की सरकार थी। क्यों आप लोग आंदोलन नहीं करते थे? जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी तो आप लोग कितनी रोड पे मटका फोड़ते थे, पानी नहीं आया तो वहाँ सूखा हो गया तो वहाँ दलाल हो गया। कब नहीं आंदोलन किया है बीजेपी ने? राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, ये सारे क्या थी? आप रथ यात्रा निकालते थे, ये आंदोलन के रूप में नहीं था तो क्या था? क्यों आंदोलन करते थे? क्यों नहीं इसको बिना तोड़े हुए विजय बना के और सरकार के द्वारा से बाबरी मस्जिद को तोड़वा के और राम मंदिर बनवा लेते तो कितनी भारत की खूबसूरती बनी होती। आज सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात को कहना पड़ा कि तोड़ने वाला व्यक्ति गुनाहगार है। तो ये कहना उचित नहीं है कि आंदोलन करना कोई गलत है। आज आप सरकार में बैठे हैं इसलिए आप इस शब्द को यूज कर रहे हैं। अगर आप आज की सरकार गिर जाती है तो आप तुरंत आंदोलन के रूप में आ जाइएगा। अब भारत बीजेपी के पूरी इतिहास देख लीजिए। मैंने पहले ही बोला कि जितनी विपक्ष में बैठने का एक्सपीरियंस बीजेपी के है उतना एक्सपीरियंस और किसी पार्टी के विपक्ष में बैठने की नहीं है। आज जो विपक्ष के नेता होते थे बीजेपी के, उनके मन में क्या कटास हुई होगी जब बीजेपी के प्रधानमंत्री ने इस तरह से विपक्ष के आवाज़ को निंदनीय व्यवस्था में सोच कर बोला। उन्होंने भी तो यही सोचता होगा
कि हम लोग भी तो विपक्ष में बैठकर जब सरकार से सवाल करते थे तो उसका प्रधानमंत्री भी तो यही सोचता होगा कि ये लोग अपने जीवन के बकाश निकालने के लिए और शांति निकालने के लिए बोलते हैं, इस मुद्दा का कोई महत्व नहीं है। ये चीज हमारे देश के प्रधानमंत्री के शब्द से शोभा नहीं देता है। काहे कि प्रधानमंत्री बहुत ही देश के गरिमा वाला पद है। ये कोई आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये उनकी अपना विचार था। जैसे कैसे कोई नेता कोई बयान दे देता है, चाहे कांग्रेस को, चाहे बीजेपी को, चाहे कोई हो, तो उसके प्रवक्ता उनके टीवी पर बोल देता है कि उनकी निजी सोच थी। ये तो आप संसद भवन के पटल पर बोल रहे थे। किस तरह के नीति अपनाने की प्रतिक्रिया करता था लोग। आज संसद भवन में ठीक है, मानवता का विचारधारा हर व्यक्ति में होता है। आज हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक हेडमास्टर का विदाई समारोह था, और जबकि विदाई 2 साल बाद हुआ, उनकी रिटायरमेंट हो गई थी, इसके बाद 2 साल बाद विदाई हुआ। एक टीचर थे, उन्होंने बोला, बड़ा स्पष्ट बोला, उनसे बोला गया कि आज इस समारोह को बहुत पहले किया जाता था, जिसको विदाई होना था। उन्होंने अपने स्पीच में बोला कि यह समारोह बहुत ही लेट हुआ, ये पहले आयोजन किया जाता था। उसके जवाब में एक टीचर ने बोला, जिससे प्यार होता है उसे विदाई करने में बड़ी अफसोस होता है। इसलिए आपसे बहुत हम लोग का प्यार था, इसलिए हम इस प्यार को और आगे दिन तक इस अपने आप में आपके याद के लिए, अपने विद्यालय के सोच के माध्यम के बनाए रखने के लिए आपको हम लोग विदाई समारोह का आयोजन बहुत दिन के बाद किया। धीरे धीरे जब हमें मेकअप हो गया कि यह समारोह करना उचित है, तब हम लोग किया। विदाई वो चीज होती है, लेकिन हम इस चीज को भी देखा ना चाहिए कि वास्तविक में उस व्यक्ति के लिए विदाई समारोह की मानवता विचारधारा से आंसू ऐसे नहीं टपकता है। वास्तविक में जिसके दिल में किसी के प्रति स्नेह और प्यार होता है, तभी आंसू टपकता है। आप ऐसे खड़े खड़े आंसू टपका के दिखा दीजिए, हो सकता है कोई कलाकार कर दे, लेकिन आम जनता नहीं कर सकता है। ये एक ह्यूमन राइट है, मानवता विचारधारा है। लेकिन आपको जैसी किसी विषय में दर्द सा महसूस होगा, हिम्मती महसूस होगी, तो आपके आंसू तुरंत टपक जाएगा। और लेकिन ये कह देना, इसको इस माहौल में लेके चले जाना कि नहीं मोनोपोली था, एक आज के प्रधानमंत्री जो थे वही इस विषय को आंसू टपकाए, इसको राजनीतिक प्रतिक्रिया दे देना ये उचित नहीं है। आप किसी भी समारोह में चले जाइएगा, विदाई के समय में वास्तविक में हर व्यक्ति के किसी न किसी तरह से आंसू बह जाता है, जिसका क्रिया बहुत ही अच्छे हो उसके लिए तो लोगों को याद रहता है। ये चीज हर व्यक्ति की याद रहता है। लेकिन आज तक कभी भी उनके मुद्दे पे, उनके विचारधारा पे कभी भी मोहर नहीं लगा पाए कि नहीं, ये भी एक विपक्ष में बैठे हुए संसद उचित शब्द का प्रयोग कर रहा है, उचित चीज मांग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप
राजनीतिक प्रतिक्रियात्मक विचारधारा से किसी भी सच चीज को भी आप अपने आप में एक्सेप्टेड नहीं कर रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि ये कैसे मान जाए कि विपक्ष हमको सही कह रहा है। ये जो वातावरण भारत में जाएगी वो हमारे प्रति ठीक नहीं जाएगा। ये जो कार्यक्रम है, एक व्यवस्था है, वास्तविक में यह एक सोच है। कितनों विपक्ष के लोग भारत के एक बड़ी माने लोकतंत्र के एक बहुत निंदनीय विचारधारा है। कभी भी लोग सोचता ही नहीं है, ये केवल 10-15 साल से हुआ है। पहले अटल जी वगैरह थे तो काफ़ी विदेशी कुछ कार्यक्रम होती थी या विदेशी नीति होती थी तो विपक्ष के लोग भी भेजे जाते थे कि जाइए आप समझ के आइए। लेकिन आप देख लीजिए इधर ऐसा लगता है कि सारे काम का उस्ताद एक ही व्यक्ति है। विदेश मंत्री के आप दौरा देखोगे तो बहुत कम ही होती है अपने देश में। ये व्यवस्था जो है वास्तविक में हम निंदनीय नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोच में वास्तविक में कुछ ना कुछ कमी है। इस पे जरूर विचार करना चाहिए और आपके खिलाफ में कोई व्यक्ति आवाज उठाए, आंदोलन करे तो इसकी एक निंदनीय विचारधारा से नकार नहीं करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और जो भी उस आंदोलन से कमी या गलती हो उसको उचित दंड देना चाहिए, आंदोलन करने वालों से लेके और सरकार तक और देश के जनता तक। गलत करने वाला व्यक्ति आंदोलन से उससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी तरह से उसे गलती करने की प्रवृत्ति बना हुआ है, उसे जितना भी सजा दे उतनी कमी है। तो इस पे सरकार के, आंदोलन करने वाले व्यक्ति के, विपक्ष में बैठे हुए व्यक्ति के गलती पे कहीं भी किसी प्रकार से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आंदोलन के समय में लाल किला पर अपने भारत के शान को बदनाम किया गया, इसमें कौन ऐसा देश के नागरिक है जो ये कह देगा कि ये सही हुआ है? भारत माता की लाल जो आज पैदा हुआ होगा और जो कब्र में जाने वाला व्यक्ति होगा, उसमें से कोई व्यक्ति उसको से पूछा जाए तो कोई नहीं कहेगा कि ये निंदनीय बात नहीं है। इस पर कड़ी से कड़ी लेकिन पूर्णतः जांच करके किया जाए। ऐसा ना हो निर्दोष आदमी इस करनी में फंस जाए और गलत सजा में चले जाए। इसे पूरी तरह से जांच कर, परख कर, समझ के, बूझ के जो गलत करने वाला व्यक्ति है उसे छान के दुनिया के सबसे जो सजा बड़ा हो उसको सजा देने के काम सभी जनता को करना चाहिए। इसमें सभी को सहयोग होना चाहिए। किसी के प्रति हमदर्दी और गलत करने वाला व्यक्ति के पक्ष में बोलने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश के एक व्यवस्था और सुंदरता के प्रतीक है। इस सारे चीज़ों को ध्यान रख के और सिस्टमेटिक तरीका से
अपने देश के सभी जनता को विश्वास में करके खुशहाली के रास्ते अपनाए और जो भी आंदोलन करने वाला व्यक्ति है उसे वास्तविक में स्वीकार करके जो भी उनकी आपकी ऐसा नहीं है कि किसान जो सही कह रहा है अब आप जो सही कह रहे हैं, बीच विचार में एक अच्छे से व्यवस्था में निर्णय लेकर और इस मुद्दा को फाइनल करके और इस आंदोलन को ख़त्म करने का प्रयास कीजिए। और इसे अधिक समय लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग आपके देश के बदनाम करने वाले व्यक्ति बैठे हैं जिसे कि आपकी इतनी हम लोगों के पास सक्रिय शक्ति भी नहीं है कि आपके साथ जो बैठा है वो किस विचारधारा के व्यक्ति है। इस तरह के नाजायज़ फ़ायदा उठाकर आपके देश की बदनामी होगी, लोगों की हत्या हो जाएगी, लोग घायल हो जाएंगे। इसलिए हम सभी किसान भाइयों से लेके राजनेताओं तक, माननीय प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री से पुनः निवेदन है कि ये जितना अधिक से अधिक कम समय में ये निर्णायक निकालकर इस आंदोलन को ख़त्म करने में अपना योगदान दें। और इसी के वाणी के साथ मैं अपना विचार को समाप्त करते हैं और हमारे देश के और विश्व के सभी मानव समाज कुशल रहें, विचारधारा बनाए रहें। इसको ईश्वर से और सभी धर्म के भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबका आशीर्वाद देते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।